जी बेटा, हम लोग बात कर रहे थे मर्चेंडाइजिंग कंसर्न की। तो मैंने हम लोगों ने कहा कि ऐसे कंसर्न, ऐसे इदारे, ऐसे कारोबार, ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस जो कि गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग में इन्वॉल्व होती हैं, उनको हम लोग मर्चेंडाइजिंग कंसर्न का नाम देते हैं। उनका उनका जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसको हम लोगों ने देखा, और हम लोगों ने फ्लो ऑफ कॉस्ट को देखा कि कॉस्ट किस तरह से फ्लो करती है इनकी। ठीक है। अब फ्लो ऑफ कॉस्ट में हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बिजनेसेस हैं, ये जो ट्रेडिंग कंसर्न हैं, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, और ये इन्वेंट्री को किस तरह से मेंटेन करते हैं। इन्वेंट्री की रिकॉर्डिंग के लिए, इन्वेंट्री को मेंटेन करने के लिए दो तरह के सिस्टम्स हमारे पास पाए जाते हैं। इन दोनों में से कोई भी सिस्टम जो है वो आप ऑप्ट कर सकते हैं, कोई भी सिस्टम आप अडॉप्ट कर सकते हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। पहले हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को देखेंगे। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में मैंने आपको क्या बताया बच्चे, कि हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड होता है हर चीज का हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि भाई इस वक्त कितनी चीज हमारे पास किस किस रेट के हिसाब से हमारे पास स्टोर में पड़ी हुई है। ठीक है। जैसे जैसे हम लोग उसकी सेल आउट करते जाएंगे, हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड आते जाएंगे कि जी इतनी चीज़ें बिक गई हैं, इतनी पड़ी हुई थी, इतनी हमारे पास रिमेनिंग मजीद पड़ी रह गई हैं बिकने के बाद। आप लोगों को अब तो बेटा जिस तरह का वो मॉडर्न पीरियड चल रहा है, इस पीरियड में आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, फ़र्क कर सकते हैं। किसी भी अच्छे स्टोर में चले जाएं, तो उन्होंने अपने पास ये परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो मेंटेन किया हुआ है। जैसे अगर आप लोग अगर किसी अच्छी फार्मेसी पे मेडिसिन लेने के लिए चले जाते हैं, तो फार्मेसी में आपको बकायदा एक एक प्रिंटेड जो रसीद है वो दी जाती है। ठीक है। वो एंटर कर रहे होते हैं, वो हमारे वो जो भी असिस्टेंट होते हैं, वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर वहाँ पे बैठा हुआ है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, या जो भी स्टाफ मेंबर, सेलमैन वहाँ पे बैठा होता है। आप जाके उसको जब अपना प्रिस्क्रिप्शन दिखाते हैं ना, तो वो वहाँ पे कंप्यूटर में उस मेडिसिन को एंटर करते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि ये चीज़ पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई। लेकिन इसके बरक्स आप अपने वो जो रूटीन का आपका नॉर्मल जो मेडिकल स्टोर हमारे गली मोहल्लों में पाए जाते हैं, अगर वहाँ पे चले जाएं, तो वहाँ पे जाके उन्हें प्रिस्क्रिप्शन दिखाएं, तो पहले जाके पूरे अपनी फार्मेसी में, पूरी दुकान में पहले ढूंढते हैं कि ये दवाई पड़ी भी हुई है कि नहीं, और फिर वो आपको आके बताते हैं कि ओफो ये तो नहीं पड़ी हुई। या वो वहाँ से वो दवाई वाली डब्बी निकाल के लाते हैं, और उसको जब खोलते हैं तो कहते हैं नहीं जी, ये जितनी 10 गोलियां आप मांग रहे हैं, तो हमारे पास तो ये 2 पड़ी हुई हैं, तो बाकी बाद में आके ले जाइएगा। मतलब उनके पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं होता। यही एक्चुअल में बेटा पूरा डिफरेंस, यही डिफरेंस है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में। ठीक है। जहां पे आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड आपकी प्रोडक्ट्स का मौजूद है, वो आपका परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है। और जहां पे आपके पास कंप्लीट रिकॉर्ड नहीं है, आपको पता ही तब चलता है जब आप फिजिकली इन्वेंट्री को देखते हैं जाके कि हैं जी माल खत्म हो गया है, चले नया माल मंगवा लेते हैं। ठीक है। वो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है। ठीक है। जैसे आप इधर जाते हो, अपने पास इम्तियाज में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तो जितना भी माल वहां पे पड़ा हुआ है वो सारा रिकॉर्डेड है। आपकी जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है, अकाउंटिंग सिस्टम जो है, उनमें वो तमाम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड हैं। वो साथ साथ पता चलता जाता है कि अगर आप इतनी ट्रॉली भर के सामान की लेके आ रहे हैं, तो फौरन उसी वक्त आप देख सकते हैं कि इस एक ट्रॉली के सामान में से आपने कितने पैसे कमाए हैं। आपके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही होगी कि भाई ये जो ट्रॉली का सामान हमने बेचा है, ये जो एक कंज्यूमर हमारा जो है, कस्टमर जो एक ट्रॉली भर के सामान की लेके गया है, इसको हमने खरीदा कितने का था और इसको बेचा कितने का है, इसमें से नफ़ा कितना कमाया है, और जो चीज़ें बिक गई हैं उन अब बाकी स्टॉक में ये चीज़ें कितनी कितनी पड़ी रह गई हैं, किस वक्त हमने कितना माल मजीद खरीदना है और कितना मजीद माल हमारे पास पड़ा हुआ है। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमारे पास आ जाती है किसी भी तारीख को, किसी भी वक्त। अगर हमने अपने स्टॉक की अवेलेबिलिटी और उसकी जो कॉस्ट है और उसमें से जो हमें प्रॉफिट हमें मिल रहा है, उसको हम लोगों ने देखना हो, तो हम लोग परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम को फॉलो करते हुए हमारे इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की किसी भी वक्त इंफॉर्मेशन अपने स्टॉक के बारे में हासिल कर सकते हैं। ठीक है।
और जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में ये सब कुछ अवेलेबल नहीं होता। उसमें हम लोग ये नहीं करते कि हमें नहीं पता चलता कि कौन सी चीज़ कितने में जा रही है, कितने में आई थी और कितना मुनाफा दे रही है। हम क्या करते हैं, सारा साल माल खरीदते जाते हैं और बेचते जाते हैं, खरीदते जाते हैं और बेचते जाते हैं। साल के एंड पे या पीरियड के एंड पे जाके देखते हैं जी पूरे पीरियड में हमने माल खरीदा कितने का था और पूरे पीरियड में माल बेचा कितने का है, इस वक्त जो माल पड़ा हुआ है वो कितने का रह गया है, और बाकी हम देख लेते हैं जी हमारी इस पे लागत कितनी आई है, नफा नुकसान कितना हुआ है, वो एट द एंड ऑफ पीरियड हम लोग रियलाइज करते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम है। आजकल के दौर में इस लेटेस्ट पीरियड में हमारे पास ऑप्शंस तो दोनों ही हैं, हम परपेचुअल सिस्टम भी अडॉप्ट कर सकते हैं और पीरियोडिक सिस्टम भी, लेकिन ज़्यादा जो सूटेबल है, जहाँ पे अपडेटेड रिकॉर्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, जहाँ पे हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, वो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम ही होता है। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इन अ परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कंपनीज कीप्स डिटेल्ड record of the cost of each inventory purchased and sale. The records continuously perpetually show the inventory that should be on hand for every आइटम। हमारे पास हर वक्त रेडी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, हमें पता चलता रहता है कि कितना माल इस वक्त हमारे पास पड़ा हुआ है, कितना माल हमें मजीद खरीदना है, ताकि उसकी शॉर्टेज ना हो जाए, ताकि उसकी कमी ना हो जाए, कोई कस्टमर वापस ना चला जाए हमारी दुकान से, हमारे शोरूम से आने के बाद। ठीक है, तो हम एक क्लिक पर किसी भी चीज़ की अवेलेबिलिटी के बारे में अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है जी, ये बेटा हमारे पास अगेन वही पिक्चर नज़र आ गई फ्लो ऑफ कास्ट में, जो मैंने आप लोगों को समझाई थी। कास्ट ऑफ गुड सोल्ड किस तरह से मालूम करते हैं कि कुछ इन्वेंट्री हमारे पास बिगिनिंग में पड़ी हुई थी, कुछ इन्वेंट्री हम लोगों ने परचेज की, दोनों को जब जमा करते हैं तो कास्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाती है, और उसमें से जो एंड पे इन्वेंट्री बच जाती है उसको माइनस करते हैं, तो हमारे पास कास्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाई जाती है, चाहे वो पीरियोडिक सिस्टम है, चाहे वो परपेचुअल सिस्टम है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बनाने का तरीका यही है, लेकिन लेकिन परपेचुअल सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन के पीछे यही काम हो रहा होता है। एक एक ट्रांजैक्शन में हम लोग उसकी कॉस्ट जो है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो माल हमने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी थी, और इस माल को बेचने पे हम मुनाफा कितना कमा रहे हैं। जबकि पीरियोडिक में हम लोग ये काम पीरियड के एंड में करते हैं, जब सारी ट्रांजैक्शंस एक पीरियड के दौरान हो चुकी होती हैं, फिर हम लोग देखते हैं जी, हाँ जी अब मुनाफा निकालने बैठते हैं जी, अब पता चलेगा हमें हमने मुनाफा कितना कमाया है और नुकसान कितना हुआ है। In a periodic inventory system, companies do not keep detailed inventory records of the goods on hand throughout the period. मतलब हमारे पास अपडेटेड रिकॉर्ड जो है वो अवेलेबल नहीं होते। इंस्टेड दे डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओनली एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, सिर्फ उसी वक्त हम लोग देखते हैं कि भाई हमने जो माल कुल मिलाकर बेचा है पूरे पीरियड में, पूरे हफ्ते में, पूरे साल में, पूरे महीने में, उस पर हमारी लागत कितनी आई है। दैट इज पीरियोडिकली। ठीक है, इसलिए इसको पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम का नाम दिया जाता है। एट दैट पॉइंट द कंपनी टेक्स ए फिजिकल इन्वेंटरी काउंट टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड। के स्टोर रूम में जाकर देखेंगे कि फिजिकली इन्वेंटरी हमारे पास कितनी पड़ी हुई है, उसे हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड का नाम देंगे। एंड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अंडर पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम फॉलोइंग स्टेप्स आर नेसेसरी। ये किस तरह से हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम करते हैं। नंबर 1, डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड एट द बिगिनिंग। जब पीरियड स्टार्ट हो रहा है हमारा अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड के स्टार्ट में हम लोग जो भी हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी होती है उसको फिजिकली काउंट डाउन करके उसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। एड टू इट द कॉस्ट गुड्स परचेज, और उस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान टोटल जो हमने परचेजिंग की होती है उसको ओपनिंग या बिगिनिंग इन्वेंट्री में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। एंड सब्ट्रैक्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑन हैंड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। और जब अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा था, फिजिकली जब हमने इन्वेंट्री को काउंट डाउन किया था, उसकी जो वैल्यू आई थी उसको हमने जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। ठीक है, अब अगर हम लोग बेटा दोनों सिस्टम्स का कंपैरिजन करने के लिए चले जाएं, परपेचुअल और पीरियोडिक सिस्टम का अगर हम लोग कंपैरिजन करने जाते हैं तो आप देख सकते हैं परपेचुअल सिस्टम में। देखें बेटा, इन्वेंट्री हमने परचेज की, परपेचुअल में भी परचेज की, रिकॉर्ड परचेज ऑफ इन्वेंट्री, हमने परचेज को रिकॉर्ड कर लिया कि इन्वेंट्री हमने परचेज की है। और जब पीरियोडिक में हम लोग इन्वेंट्री परचेज करते हैं तो तब भी उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, अपने पास उसकी रिकॉर्डिंग कर लेते हैं कि हमने इन्वेंट्री को परचेज किया है।
उसके बाद इन्वेंट्री परचेज क्यों की है, उसको सेल आउट करेंगे और सेल आउट करके हम क्या करेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। जैसे ही आइटम्स को सेल करते हैं, जैसे ही इन्वेंट्री को सेल आउट करते हैं, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। परपेचुअल सिस्टम में क्या होता है बेटा कि हम लोग अपने रेवेन्यू को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं और फौरी तौर पर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को भी रिकॉर्ड कर लेते हैं कि जो चीजें हमने बेची हैं उन पे लागत कितनी आई थी। साथ ही साथ हमारे पास अपडेटेड प्रॉफिट आता जा रहा है। एक एक चीज, जैसे ही चीज को बेचते हैं फौरन प्रॉफिट हम एनालाइज कर लेते हैं, फौरन प्रॉफिट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, हो जाता है ऑटोमेटिकली कि इतना प्रॉफिट हमारा कैलकुलेट हुआ है जी। हर एक एक ट्रांजैक्शन पे, एक एक आइटम की सेल के ऊपर हम लोग अपने प्रॉफिट की फिगर चेक कर सकते हैं। तो फिर जब एक एक आइटम पे, एक एक ट्रांजैक्शन पे हम लोग प्रॉफिट को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो एंड ऑफ द पीरियड हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते, पीरियड के एंड होने का इंतजार नहीं किया जाता। पीरियोडिक सिस्टम में ये फ्लॉ था। पीरियोडिक सिस्टम में क्या होता है कि जब हम उसको सेल आउट करते हैं, मर्चेंडाइजेस को, गुड्स को जब सेल आउट करते हैं, तो उसको हम लोग सिर्फ रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेते हैं और जैसे ही हमारा पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है, फिर हम कंप्यूट करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को और उसको टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करते हैं, फिर जाके देखते हैं जी हाँ जी हमें मुनाफा हुआ है या मुनाफा नहीं हुआ। तो पीरियोडिक सिस्टम में प्रॉफिट और लॉस को रिकॉग्नाइज, उसको रिकॉर्ड करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस को मालूम करने के लिए हमें पीरियड के एंड का इंतजार करना पड़ता है। जबकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में हमारे पास साथ साथ ही इंफॉर्मेशन आती जाती है कि किस ट्रांजैक्शन पे हमें प्रॉफिट हुआ है, किस ट्रांजैक्शन पे कितना लॉस हुआ है। ठीक है, प्रॉफिट की अपडेटेड इंफॉर्मेशन, लॉस की अपडेटेड इंफॉर्मेशन और रिमेनिंग जो हमारी इन्वेंट्री है, रिमेनिंग जो हमारा बैलेंस पड़ा होता है, जो बाकी स्टॉक पड़ा होता है, उसकी भी अपडेटेड इंफॉर्मेशन हमारे पास आती जाती है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में की डिफरेंस था परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का। ठीक है जी। जी, उसके बाद बच्चे हम लोग बात करेंगे परचेजिंग की और फिर बात करेंगे सेल की। अब देखें इन्वेंटरी, उसका मर्चेंडाइजिंग कंसर्न को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा मर्चेंडाइजिंग कंसर्न में तो यही है ना कि चीज़ों को खरीदेंगे और फिर बेचेंगे। तो वो जिन चीज़ों को हम लोग खरीद रहे हैं बेचने के लिए, उन्हें मर्चेंडाइज कहा जाता है। ठीक है, और जो बिजनेसेस चीज़ों की खरीदो फरोख्त में इन्वॉल्व होते हैं, उन बिजनेसेस को मर्चेंडाइजिंग कंसर्न या मर्चेंडाइजिंग बिजनेस का नाम दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग उनको परचेज करते हैं मर्चेंडाइजेस को, या जिसे हम लोग सादे अल्फाज में, जिन बच्चों ने अकाउंटिंग थोड़ी बहुत पहले पढ़ी हुई है उन्होंने उसको गुड्स का नाम दिया होगा ना। तो जब उन गुड्स को या मर्चेंडाइजेस को परचेज करते हैं, तो उन परचेज करने के लिए जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो किस तरह से मेंटेन किए जाते हैं। बेटा देखें, जब आप कोई चीज़ परचेज करते हो तो आपके पास एक तो इनवाइस आती है, इनवाइस हम लोग कहते हैं रसीद को। ठीक है, हम लोगों ने जब अकाउंटिंग स्टार्ट की थी तो हमने क्या कहा था, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट द रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक डाटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू इंटरेस्टेड यूजर्स। कि सबसे पहला काम हमने क्या कहा था कि आइडेंटिफाई स्टेज है, कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे एक एक ऑर्गेनाइजेशन के, एक बिजनेस के इकोनॉमिक इवेंट्स को। तो ये अगर हम लोग परचेजिंग कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इवेंट तो हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये इकोनॉमिक इवेंट है। तो सबसे पहले हमारे पास बेटा रसीद आएगी, वोचर आएगा, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आएगा। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, एक जो वोचर है, जो रसीद है, उससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक रसीद, एक इनवाइस आएगी, उसके ऊपर हम पता चलेगा कि किस बंदे से हम लोग खरीद रहे हैं, कितनी चीज़ें खरीद रहे हैं, उनकी क्वांटिटी क्या थी, उनकी क्वालिटी क्या थी, उनका डिज़ाइन क्या था, उनका रेट क्या था, टोटल अमाउंट का पे की है, किस बंदे ने परचेजिंग की है, किस बंदे से परचेजिंग की है, किस दिन को, किस तारीख को हमने परचेजिंग की है, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमें रसीद से मिलेगी। ठीक है, अब जब बेटा हम परचेजिंग करते हैं तो ये एंट्री आपके पास सामने नजर आ रही है। बेटा मैं आप लोगों को क्या कहूंगा कि अगर आप मोबाइल पे ये क्लास ले रहे हैं तो अब इन चीज़ों के स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा, ताकि आप लोगों को ये एंट्रीज
उठते बैठते आप इनको याद कर सकें। और जो बच्चे खुद से लैपटॉप्स पे क्लास ले रहे हैं वो इन एंट्रीज को अपने पास पेज के ऊपर एक कॉपी पेंसिल के साथ इसको लिखते जाइएगा कि जब भी हम अप इन्वेंट्री परचेज करेंगे अपनी दुकान के लिए, अपने शोरूम के लिए, अपने डिस्प्ले सेंटर के लिए या अपनी फार्मेसी के लिए, किसी भी जो भी हमारा मर्चेंडाइजिंग का बिजनेस है, तो जब भी इन्वेंट्री परचेज करेंगे हम लोग क्या करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। बेटा मैंने आपसे कहा था कि ये जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री होती है ये हमारा कंज्यूमेबल एसेट होता है, ये हमारा करंट एसेट होता है, जिसने आने वाले वक्त में, फौरन आने वाले वक्त में जिसने बिक जाना है और बिकने के बाद इसने हमें प्रॉफिट अर्न करके देना है। ठीक है, इसने हमें प्रॉफिट मुनाफा देना है। तो फिर जब इसे हम खरीदते हैं हम क्या करते हैं, इसे अपना एसेट बनाते हैं। और आप लोगों को बेटा पता है कि एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, या दूसरे लफ्जों में जो मैंने आप लोगों को तरीका एक समझाया था एंट्री करने का, कि जो चीज़ हमारे पास आती है वो डेबिट हो रही है और जो चीज़ जा रही है वो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब जब आपने माल खरीदा है, अब जब आपने सामान खरीदा है अपनी दुकान पे बेचने के लिए, तो उसको नाम दे दिया आपने मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का। अब जब खरीदारी की है तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आ रही है, और जा क्या रहा है, अगर तो पैसे दे दिए हैं, अगर तो पेमेंट फौरी तौर पर आपने कर दी है तो फिर तो कैश क्रेडिट। ठीक है, लेकिन आमतौर पर बिजनेसेस जब परचेज करते हैं तो पेमेंट अभी आपकी ड्यू होती है, और अगर आपको बता दिया गया है कि पेमेंट अभी आपकी ड्यू है, ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट अगर आपने परचेजिंग की है, तो बेटा गया क्या है, आपने एक प्रॉमिस दिया है, अगले बंदे को प्रॉमिस दे रहे हैं कि यस वी विल पे, हम पे करेंगे हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, महीने बाद। तो आप प्रॉमिस दे रहे हैं। व्हाट कम्स इन डेबिट एंड व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो आया है वो डेबिट, और जो गया है, गया क्या है, दिया क्या है उसके बदले में, प्रॉमिस दिया कि भाई ठीक है हम पे कर देंगे। ठीक है, तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। अगर ये आपने कानून नहीं लगाना तो ठीक है, आपको जो दूसरा कानून मैंने सिखाया था उसको देख लें, एनालिसिस कर लें ट्रांजैक्शंस का, कि गुड्स परचेज की हैं, तो गुड्स परचेज क्यों की हैं, इनको बेचना है, अभी बिकी तो नहीं है, अभी ये हमारे पास स्टे करेंगी, अभी ये गुड्स हमारे पास स्टे करेंगी, आने वाले दिनों में बिकेंगी। तो जिन चीज़ों ने आने वाले दिनों में हमें बेनिफिट देना होता है वो एसेट होती हैं। एसेट की कोई भी टाइप हो, जब एसेट आप खरीदते हैं तो वो इजाफा ही होता है, वो डेबिट ही होता है, और उसके बदले में अभी आपने पेमेंट करनी है, और जो पेमेंट करनी होती है वो लायबिलिटी होती है, और अभी यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो जब लायबिलिटी क्रिएट होगी तो बेटा उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो ये पहली एंट्री थी परचेजिंग के लिए, कि जब हम परचेजिंग करेंगे इन्वेंट्री की तो उसकी एंट्री, जनरल एंट्री क्या पास करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ये पहली एंट्री। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। उसके बाद बेटा हम लोगों ने परचेजिंग तो कर ली। अब होता क्या है कि जब परचेज करते हैं, माल खरीदते हैं, तो उस माल को खरीदने के बाद अपने स्टोर रूम, अपने गोडाउन, अपने डिस्प्ले सेंटर तक लाने के लिए कुछ हमें एक्सपेंसेस, कुछ कॉस्ट जो है वो भी हमें बियर करनी पड़ती है। अब यहाँ पे कॉस्ट के लिहाज से वो जो उसका किराया है अपनी सेल पॉइंट तक लेके आने का, या अपने डिस्प्ले सेंटर तक लेके आने का, या अपने गोडाउन तक लेके आने का, या शोरूम तक लेके आने का जो किराया है उसे हम लोग फ्रेट कॉस्ट का नाम देते हैं। ठीक है, अब बेटा होता क्या है कि जब हम अपने सप्लायर, सप्लायर कौन है, सप्लायर बेटा वो शख्स है जिससे हम लोग माल खरीदते हैं। जब उससे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, जब एग्रीमेंट कर रहे होते हैं कि भाई आपसे इतना माल खरीदना है, तो उस एग्रीमेंट को, उस मायदे को दो तरीकों से किया जाता है कि भाई अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स, कुछ मेल स्टूडेंट्स जो बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो मेरी बात को सेकंड करेंगे कि हाँ जी सर ऐसा ही होता है। अक्सर जब हम लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, जी इतना माल चाहिए तो बताएं रेट क्या देंगे, जी फलां रेट मिलेगा, क्या ये पहुंच मिलेगी, पहुंच का मतलब क्या होता है कि वो जो हमारी दुकान तक पहुंचाएंगे इतने पैसों में, किराया आप देंगे या हम देंगे। तो ये टर्म्स बेटा तय कर ली जाती हैं, ये जो शराइत होती है ना, ये तय कर ली जाती हैं कि भाई माल तो आपने बेचना है, आप उसका रेट तो दे रहे हैं, तो ये जो माल इतनी दूर से हमने खरीद कर लेके आना है, इसका किराया आप देंगे या हम देंगे। तो वो दोनों पार्टीज, एक बेचने वाला और एक खरीदने वाला, बाहमी रजामंदी के साथ वो शराइत तय कर लेते हैं।
ठीक है, वो जिस तरह भी तय कर लेते हैं। अब देखें, एक बेचने वाले ने अगर किराया भी देना है तो ज़ाहिर बात है वो रेट थोड़ा-सा ज़्यादा कर देगा। अगर वो सस्ती बेच रहा है तो फिर वो किराया भी पास से देगा, और अगर वो किराया नहीं दे रहा तो फिर वो रेट में कमी-बेशी करेगा। तो ये डिपेंड करता है दोनों पार्टीज़ की आपस में बातचीत कहाँ पे तय होती है, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो किराए की बात करते हैं, माल की पहुँच की बात करते हैं कि माल पहुँचाना है बायर की प्लेस के ऊपर, बायर के सेल पॉइंट के ऊपर जब माल को पहुंचाना है, तो उसके लिए दो तरह की टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? ये जो माल को पहुंचाना है इसको हम लोग फ्री ऑन बोर्ड कहते हैं। तो फ्री ऑन बोर्ड दो तरह का होता है, फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट और फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन। फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट और फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन, कि भाई माल खरीद तो लिया। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं जब सप्लायर से माल खरीद लेता हूँ और मुझे सप्लायर जो टर्म्स देता है, वो टर्म्स क्या देता है? फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन। उसने क्या कहा कि फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन, कि भाई ठीक है, आपने पैसे दे दिए, इतने का माल आपको मिलेगा, आप पैसे जमा करवा दें, माल आपके घर पहुंच जाएगा। तो माल तो उसने बेचा मुझे, सेलर ने, लेकिन मेरे घर तक, मेरी दुकान तक, मेरे डिस्प्ले सेंटर तक पहुंचने के लिए जो किराया, रास्ते में जो खर्चा आया है उसके उसके पहुंच का, वो भी सेलर ने अपने पल्ले से दिया है। इसे कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन, के चीज को सेलर की प्लेस तक पहुंचाने का सारा खर्चा सेलर ने देना है। फ्री ऑन बोर्ड डेस्टिनेशन, के मुकम्मल बाहर तक माल पहुंचाना है, जो भी आपको रेट तय किया जाएगा उसी रेट के अंदर। मतलब बायर ने मजीद किराए की मद में कोई भी पैसा खर्च नहीं करना। जो आपने एक दफा सेलर को पैसे दे दिए, सारे पैसे वही थे, आपको फ्री में माल घर में पहुंचेगा। मतलब फ्री होम डिलीवरी जिसे हम लोग कह देते हैं ना, वो वाला हिसाब, ठीक है? दूसरी बात जब हम लोग करते हैं उसे हम लोग कहते हैं फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट। सेलर क्या कहता है कि भाई मैंने जो माल है वो ट्रक पे सिर्फ लोड करवा देना है, आपने ही उतरवाना है, और ट्रक का किराया भी आपने खुद से ही देना है। उसे हम लोग फ्री ऑन बोर्ड शिपिंग पॉइंट का नाम देते हैं। तो ये दो तरह के हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है बेटा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ट्रेडिंग बिजनेस में। परचेजिंग के लिए जब हम लोग इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तो उसको घर तक लाने का किराया क्या हमने अपने पल्ले से देना है या वो सेलर ने देना है। तो दोनों सूरतों में हम लोग इसका जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसको देखते हैं। नंबर वन, बेटा अगर तो हम लोगों ने खुद से किराया देना है, अपने पल्ले से माल खरीदा और जो किराया है उसको अपनी बिजनेस प्लेस तक लेके आने का किराया अगर हमने अपने पास से देना है, तो वो किराए के लिए भी हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो उसकी एंट्री क्या पास करेंगे? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। कैश क्यों क्रेडिट? किराया दे दिया, कैश में कमी आ गई, कैश क्रेडिट हो गया। तो कैश क्रेडिट हो गया, और हमारी जो हमारा जो एक्सपेंस था, वो जो एसेट हमने परचेज किया था, बेचने के लिए जो माल खरीदा था, उसकी लागत में इजाफा हो गया, तो उसको क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। इन्वेंट्री, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को दोबारा से डेबिट कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। ये कब? कि अगर उसका जो फ्रेट है, उसका जो किराया है, वो बायर हम परचेज कर रहे थे ना, अगर उसके ऊपर किराया हम खुद देंगे तो हम लोग ये जनरल एंट्री उसकी पास कर देंगे। ठीक है बेटा? और ये जो सेलर है, अब अगर सेलर इसके पैसे दे रहा है, अगर उसकी जो फ्रेट कॉस्ट है, अगर वो हम नहीं दे रहे, सेलर जिससे हमने माल खरीदा था, अगर वो हमें पहुंच दे रहा है, माल हमें घर तक पहुंचा रहा है उन्हीं पैसों में, तो फिर हमारी तो कोई एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग नहीं ना होगी, हम तो कोई एक्स्ट्रा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। लेकिन इसके बदले में सेलर क्या एंट्री पास करेगा? अब सेलर के लिए तो ये हम एक्सपेंस होगा ना, उसको वो डिलीवरी एक्सपेंस कहेगा, या उसको वो क्या कहेगा? फ्रेट आउट। फ्रेट आउट का मतलब क्या होता है कि वो जो माल को बेचने के ऊपर जो उसने किराया लगाया है, ठीक है, ये हमारे सेलिंग के एक्सपेंस होते हैं, ठीक है। तो डिलीवरी एक्सपेंस या फ्रेट आउट को वो सेलर डेबिट करेगा और कैश अकाउंट को क्या करेगा? क्रेडिट करेगा, ठीक है। एक्सपेंस उसका हुआ था, एक्सपेंस डेबिट, और कैश उसका एसेट कम हो गया, कैश चला गया, कैश को क्या कर दिया उसने? क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अगर सेलर पे कर रहा है एक्सपेंसेस, डिलीवरी एक्सपेंसेस या फ्रेट आउटवर्ड
के जो फ्रेट के चार्जेस हैं, अगर सेलर अपने पास से पे करेगा तो सेलर एंट्री पास करेगा, फ्रेट आउट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, ये दो एंट्रीज हम लोगों ने जो है वो देखी हैं। उसके बाद बेटा क्या होता है कि जब हम कोई चीज़ परचेज करते हैं, रास्ते में बेटा सामान आ रहा था, रास्ते में कुछ सामान जो है वो टूट फूट गया, रास्ते में कुछ सामान ख़राब हो गया, तो जब हम डिलीवरी हमारे पास सामान की पहुंची तो कुछ सामान ख़राब था, कुछ टूट फूट चुका था, कुछ हमारी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं था। हमने कहा नहीं, हमने ये सामान नहीं रखना, वापस भेजना है। उसको सप्लायर को कांटेक्ट किया, भाई ये कुछ सामान ख़राब आपका आया है, ये वापस भेज रहे हैं। सप्लायर क्या कहता है, वो कहता है नहीं यार ऐसा करें, आप सामान अपने पास ही रख लें, थोड़े पैसे मुझे कम दे दीजिएगा। ठीक है, तो वो सामान में खराबी होने की वजह से, वो जो उसने माल भेजा था उसमें किसी भी वजह से जो खराबी आ गई है और उसने आपको कन्विंस कर लिया कि भाई थोड़े पैसे कम कर देना, लेकिन सामान अपने पास रख लें, अब बेच दें इसको, रख लें अपने पास, मुझे थोड़े पैसे आप कम दे देना। ठीक है, तो उसे हम लोग अलाउंसेस का नाम देते हैं। ठीक है, और अगर हमने वो वापस करना ही करना है तो उसे हम लोग परचेजेस रिटर्न का नाम देंगे। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमें जो रिडक्शन मिलती है, हमें जो कंसेशन दे देता है सेलर, जिसे हमने पैसे देने थे, जिससे हमने माल खरीदा था, वो हमें क्या करता है, कुछ रिडक्शन, कुछ हमें कमी कर देता है कीमत में, कि ठीक है यार आप वापस ना भेजें, आप अपने पास ही रख लें, तो मुझे पैसे वैसे ही कम कर देना, आप मुझे पैसे कम दे देना। तो उसके लिए जब हम लोग एंट्री पास करते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब उसने कह दिया कि ठीक है मुझे पैसे कम दे देना, तो उतने से हमारी वो जो लायबिलिटी है अकाउंट पेएबल की, जिसको हमने पे करना है, अकाउंट पेएबल हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और उतने से हम अपनी इन्वेंट्री, अपना एसेट जो है उसको रिड्यूस कर देंगे। जितनी हमें कंसेशन मिल गई है, ठीक है, उतने से हम अपना एसेट भी रिड्यूस कर देंगे, और उतने से हमारी लायबिलिटी अकाउंट पेएबल के नाम से रिड्यूस हो जाएगी। अकाउंट पेएबल डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, ये हमारे पास थी परचेजेज रिटर्न और उसकी अलाउंसेस की एंट्री। उसके बाद बच्चे हमारे पास आ जाती है, नेक्स्ट ट्रीटमेंट आ जाता है परचेज डिस्काउंट्स का। परचेज डिस्काउंट्स का, अभी ये चीज़ें साथ साथ बेटा अपनी नोटबुक के ऊपर लिखते जाइएगा, अभी आपको क्लास पार्टिसिपेशन में ये चीज़ें फेस करनी पड़नी है, ये मैं आपको बता दूं। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं उसकी एंट्री क्या होती है, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि किराए की जब बात करते हैं तो या तो किराया घर तक पहुंचने के लिए, पहुंच जो है उसका किराया या तो सेलर को बर्दाश्त करना पड़ता है या बायर खुद पे करता है। ठीक है, अगर तो बायर खुद पे कर रहा है तो उसकी एंट्री मैंने आप लोगों को बताई थी, इन्वेंट्री को, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। और अगर सेलर पे कर रहा है तो बायर उसकी कोई भी जनरल एंट्री पास नहीं करेगा, सेलर उसकी एंट्री पास कर लेगा। वो जो फ्रेट आउट या डिलीवरी एक्सपेंसेस जो हैं वो डेबिट करेगा और कैश को क्रेडिट करेगा। और उसके बाद हमने देखा था कि अगर हमें कुछ अलाउंसेस मिलते हैं या परचेजेस रिटर्न करते हैं, हमें कुछ माल पसंद नहीं आता, उसको जब हम लोग रिटर्न कर देते हैं, उसकी एंट्री हमने देखी थी कि अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देते हैं। जितना भी हमें अलाउंस मिल रहा होता है, जितनी भी हमें कंसेशन मिल रही होती है, या जितना हम माल वापस कर रहे होते हैं, उतने से अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देते हैं और उतने से इन्वेंट्री को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसके बाद जो आज का, मेरे ख्याल से तो ये लास्ट टॉपिक ही होगा, अगर नहीं भी होगा तो तब भी ये लास्ट ही टॉपिक है स्टूडेंट्स। परचेज डिस्काउंट की बात करते हैं हम लोग। परचेज डिस्काउंट क्या होता है बेटा, कि देखिए हम लोग जब क्रेडिट पे डील कर रहे हैं तो हम लोग अगर सेलर हैं या हम लोग अगर बायर भी हैं, तो रिकवरी को ज़रा आसान करने के लिए, रिकवरी प्रोसेस जो है उसको जल्दी कंप्लीट करने के लिए हम लोग कुछ डिस्काउंट्स ऑफर कर देते हैं। ठीक है, द क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेज ऑन अकाउंट मे परमिट द बायर टू क्लेम कैश डिस्काउंट फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक है, मसलन देखें, आप एक सप्लायर थे, मैंने अपनी दुकान के लिए आपसे कुछ माल अगर बेटा खरीदा है, कुछ सामान खरीदा है अपनी दुकान के लिए उधार पे, आप मुझे क्या कहते हैं, आप कहते हैं सर अगर आप 10 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर पैसे अदा कर देंगे ना, तो हम आपको 2%, 3% पैसे छोड़ देंगे, वरना मैक्सिमम
20 या 30 दिन के अंदर अंदर आपने पैसे हमें वापस करने हैं। ये जो माल आप उधार लेके जा रहे हैं, इसकी आपने अदायगी करनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मैं आप लोगों को सिलेक्शन करके बताता हूं। ये आप देखिएगा, ये क्रेडिट टर्म्स, कुछ बच्चों ने जो ऑलरेडी थोड़ी सी अकाउंटिंग पढ़ी हुई है, वो उन्होंने ये टर्म्स अपनी अकाउंटिंग की बुक्स में देखी होंगी। जैसे यहाँ पे ये अगर टर्म लिखी हुई है, इसे हम लोग क्रेडिट टर्म्स कहते हैं ना। 210 210, इसका मतलब क्या है कि भाई आपको 2% पैसे छोड़ देंगे। 2/10, 2/10, 2% पैसे छोड़ देंगे। 2% हम आपको डिस्काउंट देंगे अगर आप 10 दिन में पैसे दे देते हैं। तो 10 दिन के अंदर अंदर, 10 दिन तक पैसे अगर आप दे देंगे, जितना माल आपने खरीदा है उसकी अदायगी अगर आप 10 दिन के अंदर कर देंगे, तो हम आपको 2% पैसे छोड़ देंगे। ठीक है, नहीं तो नॉट 30, नहीं तो 30 डेज का आपका क्रेडिट है। ये जो आपको हम माल उधार दे रहे हैं, इस उधार की जो मुद्दत है, इसका जो अरसा है वो 30 दिन का है। 30 दिन के अंदर आपने पूरी रकम अदा करनी है। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, हम ये बेनिफिट ऑफर कर रहे हैं, एक बंदे को लालच दे रहे हैं, उससे पैसे जल्दी निकलवाने के लिए, जल्दी रिकवरी करने के लिए, जल्दी पैसे वसूल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसको लालच दे रहे हैं कि भाई 2% पैसे हम आपको छोड़ देंगे, फटाफट पैसे दे दो। ठीक है, तो अगर वो 10 दिन के अंदर वो जो बायर है पैसे दे देगा, तो हम उसे 2%, 2% जो डिस्काउंट है वो दे देंगे। अगर नहीं तो ठीक है, 30 दिन के अंदर फिर पूरे पूरे पैसे उसे वापस करने पड़ेंगे। समझ आई? तो इसको हम लोग नाम देते हैं परचेज डिस्काउंट का। क्या नाम देते हैं इसको? परचेज डिस्काउंट का नाम देते हैं। अब जरा देखिएगा कि इस परचेज डिस्काउंट का हम लोग ट्रीटमेंट किस तरह से करेंगे। ये देखें बेटा, अगर तो हम लोग डिस्काउंट हमें मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है जी 3500 रुपीज जो है वो हमने पे करना था, और डिस्काउंटिंग पीरियड में जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमें $70 की जो है वो डिस्काउंट मिल रही है। तो डिस्काउंट अगर मिलेगी तो उतने से हम लोग क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस कर देंगे, अपनी इन्वेंट्री को माइनस कर देंगे कि टोटल जो कैश पे किया है 3500 पेमेंट करनी थी, 70 की जो डिस्काउंट हमें मिली है वो निकाल दें, तो $3430 की जो पेमेंट की है उतने से कैश क्रेडिट, और जितनी हमें डिस्काउंट मिली है उतने से हम लोग क्या करेंगे, अपनी इन्वेंट्री को रिड्यूस कर देंगे, अपनी इन्वेंट्री को वो डिस्काउंट जो है वो चार्ज कर देंगे। ठीक है, और अगर हम डिस्काउंट नहीं अवेल करते, सारे ही पैसे देने हैं, तो ठीक है बेटा, अगर सारे पैसे देने हैं तो अकाउंट पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट पूरे के पूरे पैसे पे कर दें। ठीक है, कोई डिस्काउंट हमें नहीं मिली, कोई डिस्काउंट हमने अवेल नहीं की, हमने डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद में एंट्री की है, तो ठीक है, पेमेंट कर दी, हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई, लायबिलिटी खत्म हो गई तो डेबिट, और कैश पे किया तो कैश क्रेडिट। ठीक है, तो दोनों तरीके हमने देख लिए कि अगर हम डिस्काउंटिंग पीरियड के अंदर पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी तो डेबिट होनी ही होनी है, क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है, लायबिलिटी टोटल खत्म हो गई 3500 से। अगर डिस्काउंट मिली है तो जितनी डिस्काउंट हमें मिलेगी उतनी अमाउंट कैश में से माइनस कर देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे। $70 की डिस्काउंट मिली थी तो 3500 में से $70 निकाल दिया, तो बाकी $3430 के साथ हमने कैश को क्रेडिट कर दिया, पेमेंट करी ना, कैश कम हो गया, कैश क्रेडिट, और जितनी डिस्काउंट मिली है उतनी डिस्काउंट हम लोगों ने इन्वेंट्री में से रिड्यूस कर दी, उतने से इन्वेंट्री हमने अपनी कम कर दी। ठीक है, और अगर हम लोग पेमेंट बेटा पूरी करते हैं डिस्काउंटिंग पीरियड के बाद, डिस्काउंटिंग पीरियड के गुजर जाने के बाद जब पेमेंट करेंगे तो फिर पूरे पैसे देने पड़ेंगे, अकाउंट पेएबल, लायबिलिटी डेबिट, और पूरे पैसे दे दिए, कैश भी उतनी ही वैल्यू से क्रेडिट। ठीक है बेटा, ये हमारे पास कुछ जर्नल एंट्रीज थी। अब ये हमारे पास समरी है परचेजिंग ट्रांजैक्शन की, कि हमने क्या कहा था स्टार्ट में जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने कहा था कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे कारोबारी इदारे जो अशिया की खरीदो फरोख्त कर रहे होते हैं, उनको हम लोग मर्चेंडाइजिंग ऑपरेशंस में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, और जिन अशिया को वो खरीदते हैं बेचने के लिए, उसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का नाम दिया जाता है। जब उन्हें परचेज करेंगे तो उसकी एंट्री क्या होगी, ये इसको देखते हुए पूरी एंट्रीज बन रही हैं। जब परचेज करेंगे तो इन्वेंट्री डेबिट,
मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या होगी? डेबिट होगी जब हम उसे परचेज करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। और अगर हम फ्रेट कॉस्ट खुद से पे कर रहे हैं तो उसकी एंट्री भी यही होगी, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट। और अगर हम रिटर्न करते हैं तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। या अलाउंसेस मिलते हैं तो उसके लिए भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट हो जाएगी। और अगर हमें कुछ डिस्काउंट मिलती है तो उसके लिए भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्या हो जाएगी? क्रेडिट। ये पूरी की पूरी समरी हमारे पास मर्चेंडाइजिंग ट्रांजैक्शन की, परचेजिंग की जो है वो सारी की सारी हमें प्रेजेंट कर दी गई हैं। ठीक है, ये बेटा हमारे पास एक इलस्ट्रेशन है, और ये इलस्ट्रेशन मैं आप लोगों को जो है वो आपकी क्लास पार्टिसिपेशन में आपको अलॉट कर रहा हूं, और आपने इसकी जनरल एंट्रीज मुझे पास करके देनी है। आपने इसको पढ़ना है और मुझे एंट्री पास करके देनी है। आपने परचेजिंग की एंट्री पास करनी है कि ये परचेजिंग किस तरह से करेंगे और इसकी जनरल एंट्रीज क्या होंगी। मैं आपको अगर आप कहते हैं तो मैं आपको ये पढ़ देता हूं। ठीक है, ऑन सितंबर 5 डी ला होया कंपनी, ये एक कंपनी है डी ला होया, बाइस मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट फ्रॉम जोनॉट डियाज कंपनी। जोनॉट डियाज कंपनी से उन्होंने परचेजिंग की है। किसने? डी ला होया कंपनी ने। सेलिंग प्राइस ऑफ द गुड्स इज 1500, $1500 की उसने इन्वेंट्री सेल की है, और डीला होया ने इसको परचेज किया है। तो पहली एंट्री परचेजिंग की आप लोगों ने पास करनी है। तो परचेजिंग की एंट्री मैंने अभी आप लोगों को सिखाई है। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेजर उसकी एंट्री क्या पास करेगा? डीला होया जो परचेजर है वो क्या एंट्री पास करेगा? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, और अकाउंट पेएबल जोनट डियाज कंपनी क्रेडिट। कितने से? $1500 के साथ। ठीक है, और ऑन सितंबर 8 डीला होया रिटर्न्स डिफेक्टिव गुड्स विद द सेलिंग प्राइस 200। डीला होया ने $200 की चीजें उनको वापस कर दी हैं, एंड ए स्क्रैप वैल्यू ऑफ 80। वो जो चीजें थी उनकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी? 80। 80 जो वैल्यू थी वो किसके लिए थी? सेलर के लिए। हम क्या करें? हम कौन है? हम डीला होया कंपनी है। हमारे लिए तो वो 200 की थी ना, जो कीमत हमने अदा की है चीजों को खरीदने के लिए। तो 200 के साथ ही हम लोग परचेजेस रिटर्न की एंट्री पास कर देंगे। वो जो अकाउंट पेएबल है जोनट डीएस उसको डेबिट करेंगे, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को 200 से क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये दो एंट्रीज आपने मुझे रिकॉर्ड करके आपने सेंड करनी है। ये आगे हुई भी है, ये देख सकते हैं आप, ये एंट्रीज आपके पास हुई हैं। लेकिन हम लोगों ने क्या काम करना है? हम लोगों ने इसको पेज पे लिखना है, और पेज पे लिखने के बाद हम लोगों ने इसको टर्न इन करना है। ठीक है, ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर, और ये थोड़ा सा ज़्यादा था लेक्चर, और इसको आपको बार बार देखकर, इसको बार बार बुक से रीडिंग करके आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा।